लास्ट क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखें और उसके एक्सपेरिमेंटल स्टडी को भी समझें कि आप इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं क्या होता है, पोटेंशियल चेंज करते हैं तो क्या होता है। कुछ डिफिनेशन आपको इसमें मिला, सैचुरेशन करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सब आप समझ लिए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में बहुत बातें ऐसी थी जिसका एक्सप्लानेशन नहीं मिला। जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ, जो फोटो इलेक्ट्रॉन हमको मिला, उसके पास एक पहले से एनर्जी था, वो एनर्जी उसको कहाँ से मिला। फ्रीक्वेंसी को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्यों इंक्रीज कर जाता है। तो कुछ बातों का आंसर वहाँ पे नहीं मिला। इसी को बाद में फिर आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों होता है। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसमें पहले आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन, आइंस्टीन ने क्या एक्सप्लेन किया और उसी बेसिस पे फिर आइंस्टीन का इक्वेशन है। तो आइंस्टीन ने कहा कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है और वह जो एनर्जी है उसी को हम लोग नाम देते हैं वर्क फंक्शन। तो कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी वर्क फंक्शन से फोटोन के पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो तभी वह इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, और जितना ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगा तो वह एनर्जी फिर तो जितना वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में यूज हो गया, खर्च हो गया, और जो एक्सेस ऑफ एनर्जी था, जो बचा हुआ एनर्जी था, वही फोटोन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है और वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी उसी से मिलता है। तो अब ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, for the electrons to eject from a metal surface, there requires a certain minimum energy called work function, phi नॉट, या कहीं कहीं इसको W नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो वर्क फंक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल है। द वर्क फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल, दैट इज अलग अलग मेटल के लिए ये वर्क फंक्शन अलग अलग होगा और किसी गिवन मेटल के लिए वर्क फंक्शन हमेशा कांस्टेंट होगा। अब रेडिएशन का कितना फ्रीक्वेंसी है, कितना इंटेंसिटी है, कितना पोटेंशियल, उससे इसको मतलब नहीं है। आप कहेंगे कि ये उसका मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मेटल टू मेटल चेंज करेगा, किसी गिवन मेटल के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वर्क फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। तो आप जानते हैं कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए रेडिएशन का, उसको आप क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा रेडिएशन का वो कितना होगा, एच न्यू नॉट, और जो मिनिमम एनर्जी है यही है एच न्यू नॉट। इतना एनर्जी जब फोटोन के पास होगा तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और अभी हम कह रहे हैं कि ये वर्क फंक्शन के बराबर होगा। वर्क फंक्शन भी क्या है, मिनिमम एनर्जी है। तो ये एनर्जी है किसका, ये मेटल सरफेस का है और ये रेडिएशन का है, लेकिन ये दोनों क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। तो फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखिए। फिर आइंस्टीन ने कहा कि इफ द इंसिडेंट रेडिएशन हैज एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, द एक्सेस ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन। जो ज़्यादा एनर्जी है वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को गया, विच प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉन ए काइनेटिक एनर्जी। क्या हुआ, जो एक्सेस ऑफ एनर्जी था फोटोन के पास वही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है और उसी कारण इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या इक्वेशन मिलेगा, तो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, अब ये किसके बराबर होगा, तो वर्क फंक्शन, इतना खर्च हो गया और जो रेस्ट बचा दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फोटोन का एनर्जी आप कह सकते हैं एच न्यू, वर्क फंक्शन किसके बराबर है, एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ mv²। तो ये रिलेशन एक मिला, यही आइंस्टीन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाता है। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग अलग अलग तरीके से भी देख सकते हैं, आगे काम देता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हाफ mv² इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन ले लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट। ये सब फार्मूला याद रखना है, सवाल बनाने में फिर काम देता है। फिर एक बात हम लोग जानते हैं कि हाफ mv² इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी था इनिशियल, वह किसके बराबर था, तो ई भी नॉट।
तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आप ई भी नॉट रख दीजिए, तो ई भी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो इससे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नॉट इक्वल टू एच बाई ई को इधर ले आए न्यू माइनस न्यू नॉट, ये रिलेशन हो गया। यही चीज़ मान लीजिए अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दे के कभी वेवलेंथ दिया हुआ है रेडिएशन का, तो आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा, लेमडा इज द वेवलेंथ। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ये जो आपके पास इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, इसी को अगर चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच, न्यू के बदले रख दिए सी बाय लेमडा, न्यू नॉट के बदले रख दीजिए सी बाय लेमडा नॉट। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच, सी कॉमन ले लीजिए, 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट। अब यहाँ लेमडा क्या है, इट इज़ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और लेमडा नॉट क्या है, तो आप कहेंगे हियर लेमडा नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, तो आप कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम होगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो आप कहेंगे कि वह मैक्सिमम वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन का जहाँ तक फोटो इलेक्ट्रिक वह मैक्सिमम वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन का जिस वेवलेंथ से ज़्यादा अगर हम वेवलेंथ को कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, है ना, उससे कम पे ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। फिर आप देखिए हाफ एम वी स्क्वायर को हम कह सकते हैं ई वी नॉट, तो ई वी नॉट इक्वल टू एस सी 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट। इससे भी हम लोग वी नॉट निकाल सकते हैं, ई को इधर ले आइए, एच सी बाई ई 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट। तो यहाँ पे ये 3-4 इक्वेशन है, इसको याद रखना है। तो आइंस्टीन इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। अब इस चैप्टर में देखिए कुछ छोटा छोटा फार्मूला पहले मिला था, कुछ फार्मूला यहाँ मिला, इसी सब पे फिर आगे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। तो ये आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन है। तो क्या समझे हम लोग इससे, तो हम लोग इससे ये समझे कि मान लीजिए कि कोई मेटल सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई रेडिएशन यहाँ स्ट्राइक किया और इसका एनर्जी है मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो गया, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 4 में से 2 खर्च हो गया तो 2 बचा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई रेडिएशन स्ट्राइक किया उसका एनर्जी था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हुआ, कितना बचा, तो आप कहेंगे इसके पास एनर्जी हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई रेडिएशन ऐसा हो जिसका एनर्जी मान लीजिए इसका एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका वर्क फंक्शन फाई नॉट है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि वर्क फंक्शन से इसका एनर्जी कम है। और मान लीजिए अगर हम कहें कि कोई रेडिएशन ऐसा है उसका एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो, तब क्या होगा, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो ज़रूर, इतना इसको निकालने के लिए जाए उतना एनर्जी तो ये प्रोवाइड कर ही रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा। तो यही आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन है, इसको ध्यान से याद रखिए। अब इसके बाद टॉपिक है फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग बात किए थे कि लाइट का जितना भी फेनोमेनन है ऑलमोस्ट सभी फेनोमेनन को लाइट के वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन कर लिया जाता है, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, इंटरफेरेंस हो, पोलराइजेशन हो, डिफ्रैक्शन हो, डिस्पर्सन हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही वह पहला फेनोमेनन था जिसको आप वेव थ्योरी इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में कैसे फेल हो गया, इस बात को याद रखना, ये कभी कभी 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहता है कि जब कोई रेडिएशन, कोई लाइट जब मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो वो पूरे सरफेस पे स्प्रेड होगा, और जब वह स्प्रेड होगा तो जितना इलेक्ट्रॉन है सबको कुछ न कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी मिलेगा, और अगर वह एनर्जी सफिशिएंट हो तो सारा इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा। हालांकि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगा तो एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन को बहुत कम मिलेगा, तो कम मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा भी नहीं। लेकिन अगर सफिशिएंट एनर्जी हो तो उस रीजन के सारे इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट हो जाना चाहिए जिस रीजन में वेव स्प्रेड हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे वेव नेचर ऑफ लाइट काम नहीं कर रहा है। तो यही बात यहाँ देखिए लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट
When light is incident on the metal surface, it spreads evenly all over the metal surface. Therefore, all the electrons should get energy and should be ejected, but the experiment shows that one photon can eject only one electron. और दूसरी बात कि जब यह स्प्रेड होगा तो इसको स्प्रेड होने में कुछ टाइम भी लगेगा, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि एक इंस्टेंटेनियस फेनोमेनन है, तो ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आप कहते हैं कि जब हम लोग वेव थ्योरी को स्टडी करते हैं तो आप कहते हैं कि लाइट का इंटेंसिटी दैट इज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी क्या है? तो एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंटेंसिटी अगर हम चेंज कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। तो आप यहाँ पे यही बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, but the experiment shows that the kinetic energy of photoelectrons is independent of the intensity of incident radiation. तो हम लोग इस बात पे यहाँ पे जोड़ देते हैं कि ये हम लोग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि साइंस में हम लोग किसी ऐसे चीज़ को कंसीडर नहीं करते जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं हो। तो आप कहेंगे कि जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो गलत है क्या? आप कहेंगे नहीं, गलत नहीं है, वेव थ्योरी भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि इंटरफेरेंस पोलराइज सारा क्या है, एक्सपेरिमेंट से प्रूव्ड है। वेव थ्योरी अपने जगह पे सही है, लेकिन वेव थ्योरी ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल है। तो वेव थ्योरी अगर फेल है तो आप कहेंगे यहाँ पे कौन सा थ्योरी आ जाएगा? पार्टिकल थ्योरी। जब आप फोटोन को एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे तभी आप कहेंगे कि फोटोन किसी एक पॉइंट पे स्ट्राइक किया, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया वहाँ जो इलेक्ट्रॉन इससे कॉलिजन किया, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र किया, वहाँ से बाहर निकला, यानी फोटोन का पार्टिकल नेचर है। तो इसीलिए आप कहते हैं कि इससे पहले हम लोग कहते थे कि वेव थ्योरी सही है, लेकिन अब जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये कहता है कि वेव थ्योरी यहाँ फेल है, दैट इज़ पार्टिकल थ्योरी यहाँ काम कर रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है आपको कि लाइट का पार्टिकल थ्योरी भी अपने जगह पे सही है, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंटली इस बात को कह रहे हैं, और वेव थ्योरी भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। दैट इज आप कहते हैं कि वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी दोनों अपने अपने जगह पे सही है, और इसी से हम लोग कहते हैं कि रेडिएशन का, लाइट का डुअल नेचर है। हम लोग कहे थे कि इस चैप्टर में हम लोग इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि लाइट का डुअल नेचर है, रेडिएशन का डुअल नेचर है। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन यहाँ पे हम लोग इसी को प्रूव करते हैं। तो इस चैप्टर में क्या था कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो रेडिएशन का तो दो तरह का नेचर है, ये वेरीफाई हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो उसी में एक टॉपिक है अगला आपका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ध्यान दीजिए, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है? तो डी ब्रॉगली ने कहा, ध्यान देने वाली बात है, डी ब्रॉगली ने क्या कहा? डी ब्रॉगली ने कहा इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। क्या है? एनर्जी के अलावे और कुछ नहीं है। और यह जो एनर्जी है ये दो फॉर्म में है, एक है मैटर और दूसरा है रेडिएशन। क्या है? मैटर और रेडिएशन। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि चूंकि नेचर में सिमेट्री है, नेचर को सिमेट्री पसंद है, नेचर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, तो नेचर, प्रकृति जिसको आप कहते हैं, तो अगर उसने रेडिएशन को दो तरह का प्रॉपर्टी प्रोवाइड किया है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, तो मैटर को भी दो तरह का प्रॉपर्टी होना चाहिए, नहीं अदरवाइज ये नेचर की सिमेट्री को वायलेट करेगा। तो कहता है कि मैटर के भी पास क्या होना चाहिए? दो तरह का नेचर होना चाहिए, यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ये बेस था। तो आप एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिए कि हाइपोथेसिस हम लोग कहते हैं कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं हो। तो हम लोग बात कर रहे थे कि साइंस में किसी भी ऐसे चीज़ को हम लोग कंसीडर नहीं करते जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं हो। जैसे आपको पूछा जाए, कोई आपको कह दे कि रात में हमने भूत देखा, तो साइंस क्या कहेगा? तो आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि नहीं, भूत ऊत नहीं होता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि साइंस इसको नहीं मानता है, क्योंकि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। ठीक है, अब मानने की बात है तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, ये अपना अपना है। जिसने देखा है वो मानेगा, जिसने नहीं देखा है नहीं मानेगा।
तो साइंस किसी ऐसे चीज़ को कंसीडर नहीं करता जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं हो। फिर भी कहीं कहीं कुछ थ्योरी ऐसा है जिसका प्रूफ तो नहीं है लेकिन उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक हो, तो साइंस फिर उसको कंसीडर करता है। तो डी ब्रॉगली ने जब ये हाइपोथेसिस दिया था इन द ईयर 1924, उस समय इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, लेकिन बाद में डेविसन और जर्मर नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर दिया कि डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ हो सकता है। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, हम लोग बेसिकली बात को समझे, अब इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। रेडिएशन बिहेव्स बोथ एज वेव एंड पार्टिकल। इन 1924 लुइस डी ब्रॉगली, ये पूरा नाम है साइंटिस्ट का, लुइस डी ब्रॉगली पुट फॉरवर्ड ए स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस दैट मैटर शुड ऑल्सो पोसेस डुअल नेचर। डी ब्रॉगली ने कहा कि मैटर का भी डुअल नेचर होगा। तो क्या लॉजिक था उसके पीछे? तो डी ब्रॉगली ने कहा कि हम कहेंगे इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या कहा डी ब्रॉगली ने? इन द इंटायर यूनिवर्स देयर इज ओनली एंड ओनली एनर्जी, and the whole energy in this universe is in two forms, matter and radiation। आप नज़र उठा के इधर उधर देखिए कि आपको अपने आसपास जो भी आपको दिखता है या तो मैटर है या रेडिएशन है। मैटर में भी एनर्जी है, मैटर भी एनर्जी का ही फॉर्म है। जैसे आप कहते हैं एटम बम कैसे बनता है, मैटर ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। भले ये बात अलग है कि हर एक मैटर से हम उतना एनर्जी नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं किया है, लेकिन कहीं कहीं हम उसका यूज करते हैं। तो मैटर भी क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है। और रेडिएशन, ये तो आप जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्म है। तो कहा कि एनर्जी दो फॉर्म में है, मैटर और रेडिएशन के फॉर्म में, और पूरे यूनिवर्स में यही दो चीज़ है। तो कहा कि अगर रेडिएशन का डुअल नेचर है तो मैटर का भी डुअल नेचर होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट कहा कि द नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर को क्या है, सिमेट्री पसंद है। एज द रेडिएशन हैज़ गॉट डुअल नेचर, मैटर शुड ऑल्सो हैव डुअल नेचर। मैटर का भी क्या होना चाहिए, डुअल नेचर होना चाहिए। तो यही डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि मैटर का डुअल नेचर होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? तो आप कहेंगे दस अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ए वेव इज एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ भी क्या है, एक वेव फॉर्म करता है, वो उसके साथ एसोसिएटेड है। दीज वेव्स आर कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव्स। इसी वेव को हम लोग क्या नाम देते हैं, डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव। इसको याद रखिएगा, ये सब पूछेगा कि मैटर वेव क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि मैटर वेव क्या है? तो आप कहेंगे द वेव एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव। और इस वेव के वेवलेंथ को हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। द वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो मैटर वेव आप समझ रहे हैं, लेकिन ये तभी है जब कोई पार्टिकल मूव करेगा। कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उसके साथ कोई वेव एसोसिएटेड नहीं है। तो आप कहेंगे द डी ब्रॉगली एसर्टेड दैट द इक्वेशन लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। फोटोन के लिए हम लोग देखे थे कि वेवलेंथ क्या होता है, एच बाय मोमेंटम, इज कंप्लीटली ए जनरल फार्मूला। क्या कहा डी ब्रॉगली ने, यह जो इक्वेशन है यह एक जनरल फार्मूला है और ये फोटोन के साथ साथ दूसरे मूविंग पार्टिकल के पे भी अप्लाई होगा, अप्लाइज टू फोटोन एज वेल एज अदर मूविंग पार्टिकल्स। हेंस डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय, डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी पार्टिकल का क्या होगा, तो लेमडा इक्वल टू एच बाय एम बी। एम बी क्या है, मोमेंटम। तो इससे हम लोग दो बात याद रखते हैं कि लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर हल्का पार्टिकल होगा, मास कम होगा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा होगा। फिर कहेंगे कि द फास्टर द पार्टिकल मूव्स द स्मॉलर इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा। और तीसरा कहेंगे कि द मैटर वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इस पॉइंट को गौर कीजिएगा कि आपको अगर पूछा जाए कि मैटर वेव कैसा वेव है, तो आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। जैसे लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे आप कहते हैं साउंड वेव है लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। तो ये जो डी ब्रॉगली वेव है, जो मैटर वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का नहीं है, ये किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो चार्ज के एक्सेलरेट करने से, वो चार्ज के ऑसिलेट करने से हम लोगों को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज की बात नहीं है। तो ये डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है, छोटा सा है, इसको याद रखना है। ये क्या है, एजम्पशन है, इसको आप समझिए।
नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? मैटर है, पार्टिकल है। तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंगली जो मैटर है, कोई इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है तो उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होगा। तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा ये हम लोगों को मालूम करना है। तो हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास m है और उसका चार्ज e है, और वो जब आप उसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किए तो वो एक्सेलरेट किया, मूव किया, और उस समय उसका एनर्जी E है। Consider that an electron of mass m and charge E is accelerated through a potential difference V and the energy of electron is E। अब मान लीजिए वेलोसिटी भी है, तो द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लैम्डा डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो कहेंगे h/m भी, ये समझ ही रहे। अब इसी को थोड़ा सा अगर हम एनर्जी के टर्म में एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कहेंगे E = ½ mv²। तो V = तो आप कहेंगे v² = 2E/m, तो V = 2E/m का √अंडर। तो अब यही चीज़ अगर उस इक्वेशन में रख दें लैम्डा = h/m भी में, तो लैम्डा d = h/m और v के जगह पे रख दीजिए 2E/m। तो ये हो गया h, ये m यहाँ से कैंसिल होगा रूट के अंदर, ये m रूट के बाहर है, ये अंदर आ जाएगा। तो आप कहेंगे लैम्डा d = h/√2me। फिर हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करने के कारण होता है E = चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू भी लिए। अब लेमडा डी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे यहाँ पे E के बदले हम रख दिए ये E भी, स्मॉल e भी, तो लेमडा डी = h/2me। अब यहाँ देखिए आप कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तीनों वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कह दें कि पुटिंग m = 9.1 × 10⁻³ kg, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम, प्लैंक्स कांस्टेंट h = 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो हम लोगों को क्या मिलता है? इसको जब आप रख के इसको कैलकुलेट करेंगे मिलेगा लैम्डा = 12.27 √v × 10⁻⁻10। अब ये v है, यही यहाँ पे हमारा क्या है? वेरिएबल टर्म है। अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस में आपका v का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन बाकी जो कांस्टेंट फैक्टर्स थे, जो कांस्टेंट टर्म्स थे, उसका वैल्यू रख कर हम लोग कैलकुलेट करते थे, इतना मिलता है। ये मीटर में आएगा और इसी को आप कहेंगे 10⁻⁻10 मीटर को आप एंगस्ट्रम कहते हैं। तो लैम्डा = 12.27 √v एंगस्ट्रम। तो ये इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर आपको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मालूम रहे तो हम इस फार्मूला का यूज़ करके बता सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, इसमें ये सब भी आपको याद रखना है। आपको याद रखना है एक फार्मूला लैम्डा डी = h/m भी। अगर कोई पार्टिकल हो, उसका मास और वेलोसिटी मालूम हो तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, और इसका यूज हम लोग किसी भी पार्टिकल के लिए कर सकते हैं। दूसरा एक आपको ये याद रखना है लैम्डा डी = h/√2me। इसका भी यूज हम लोग किसी भी पार्टिकल के लिए कर सकते हैं अगर हमको इसका एनर्जी दिया हुआ रहे। तीसरा एक फार्मूला ये है लैम्डा डी = h/√2me भी। इसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ चार्ज पार्टिकल के लिए, क्योंकि कोई चार्ज पार्टिकल ही पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करता है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे करेंगे, यहाँ तो हम लोग चूँकि इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे थे तो ई लिए थे। अगर कोई दूसरा पार्टिकल रहेगा तो हम लोग ई के बदले उस पार्टिकल का चार्ज यानी क्यू कह देंगे। तो आप कहेंगे ये 3 इक्वेशन आपको मिला, लैम्डा डी = h/m भी वेलोसिटी के टर्म में, लैम्डा डी = h/√2me एनर्जी के टर्म में, लैम्डा डी = h/√2me भी पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। ये सब हम लोग अलग अलग पार्टिकल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फाइनल फार्मूला है इसका यूज हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इसमें आप मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन का पुट किए हैं। लेकिन इस फार्मूला का यूज करके हम लोग किसी भी पार्टिकल के लिए ये चीज़ निकाल सकते हैं। तो ये हुआ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक फार्मूला आपको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन वाला इक्वेशन में, और एक फार्मूला आपको यहाँ मिल रहा है अलग अलग टर्म में। तो इसी फार्मूला पे इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और इसमें एक लास्ट टॉपिक था डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसको इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसीलिए इसको पढ़ने का कोई ज़रूरत हम लोग नहीं समझते हैं। डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट ऐसे भी जब सिलेबस में था तो इसका कुछ कह रहा था कि इसका सिर्फ आप रिजल्ट याद रखिए, बहुत डीप में नहीं जाना था, लेकिन इस बार हटा दिया गया है CBSE से,
बिहार बोर्ड में, लेकिन बिहार बोर्ड में डिवीज़न जर्मन आज तक कभी पूछा नहीं है, पूछता भी नहीं है, तो इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। और अब इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो लेकिन न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले आप पहले इसके थ्योरी को कंप्लीट कर लीजिए। ये थ्योरी इतना ही है इस चैप्टर का, छोटा सा, पहले कहते हैं कि छोटा सा चैप्टर है, तो इतना जब आप इसका थ्योरी कंप्लीट कर ली, 2 टॉपिक है बेसिकली इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका सारा एक्सप्लेनेशन, और फिर आप देख रहे हैं कि ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस मैटर के ड्यूअल नेचर के बारे में बताता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रेडिएशन के ड्यूअल नेचर के बारे में बताता है। तो इस चैप्टर का नाम ही था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो हम लोग ये जान लिए कि रेडिएशन का भी ड्यूअल नेचर है, मैटर का भी ड्यूअल नेचर है। तो चैप्टर का यहाँ थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया। अब बचा इसका न्यूमेरिकल्स। तो आप पहले थ्योरी को बढ़िया से समझ लीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो वो पहले बताइए, फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। थ्योरी अगर आप समझ लिए हैं, उसके कंसेप्ट को समझ लिए, तो न्यूमेरिकल बन जाता है। थोड़ा कैलकुलेशन आपको सिर्फ करना होगा। तो इस कंसेप्ट को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।